जहां पर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। तो आज हम मिलने चलते हैं हरिओम त्रिपाठी जी से, जो हमें बताएंगे सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो आइए चलते हैं। हेलो हरिओम जी। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? तो सर मुझे आप ये जानकारी दीजिए, जैसे आजकल बहुत इन्वेस्टमेंट का क्रेज़ हो गया है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट का एक्चुअली क्या है फंडा। देखिए, इन्वेस्टमेंट्स से पहले हमें जानना पड़ेगा, दो पार्ट्स होते हैं यहाँ पे। एक होता है रिस्क, एक होता है रिटर्न्स। इन्वेस्टर्स जनरली क्या करते हैं, गूगल पे टाइप करते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, और जिस इन्वेस्टमेंट में उनको सबसे अच्छे रिटर्न्स दिखाई पड़ते हैं वो उसको चेस करने लगते हैं। मगर वही छोटी सी बात भूल जाते हैं कि हायर द रिटर्न्स हायर द रिस्क। जिस चीज़ में रिटर्न्स ज़्यादा है उसमें रिस्क भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो हमारा एज अ काम होता है कि हम पहले देखेंगे कि उसमें रिस्क कितना है, रिटर्न्स हमारे लिए सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। ओके, तो ये जो आपका रिस्क आप बता रहे हो, आप मुझे ये बताओ कि कौन कौन से टाइप के हमारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो जो हमारी एक्सपर्टीज़ है वो हमारी एक्सपर्टीज़ होती है म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स का जनरल लोगों का परसेप्शन होता है कि म्यूचुअल फंड्स बहुत रिस्की होते हैं। तो हमारा ये कहना होता है रिस्क तो हर जगह इन्वॉल्व होता है। अब हमें ये देखना होता है कि इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग कितना वो रिस्क ले सकता है। तो म्यूचुअल फंड्स की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो शेयर्स में पैसा लगाते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो गोल्ड में भी पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स बैंक की एफडीआर्स में भी पैसा लगाते हैं, और म्यूचुअल फंड्स प्रॉपर्टीज़ में भी पैसा लगाते हैं। तो हम इन्वेस्टर से बात करके ये पता करने की कोशिश करते हैं कि उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है और उसके गोल्स, उसका टाइम फ्रेम कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका इन्वेस्टमेंट्स कराते हैं। ओके, तो ये जो इन्वेस्टमेंट अगर मैं करती हूँ तो आप मुझे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को तो कोई ज़्यादा नॉलेज है नहीं और हमारे व्यूअर्स को भी बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है ज़्यादा, क्योंकि कानपुर में इतने सारे अवेयर नहीं है कि इन्वेस्टमेंट उनको क्या एडवांटेज दे सकता है, क्या नहीं दे सकता है। तो मैं आपसे थोड़ी बहुत जानकारी ये जानना चाहूँगी कि क्या एडवांटेज है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करता है ये हमारी लाइफ में इन्वेस्टमेंट प्लान। शुरुआत ऐसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने आज 1 लाख रुपए की बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स किया है। जब आप 1 लाख रुपए के बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स कर रहे हैं एज ऑन 2023 में, तो 1 लाख रुपए आपको शायद 1 लाख का 1,07,000 रुपये ईयर एंड पे दे रहा है। अभी 7,000 रुपये का जो आपको इंटरेस्ट मिला है, इस पर कुछ टैक्सेस भी पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप 20% 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं। तो ये इनफैक्ट आपको 7,000 भी पूरा नहीं मिलेगा, इसमें भी आपको 2 से 3,000 रुपये टैक्सेस पड़ जाएंगे। तो पोस्ट टैक्स आपको 1,07,000 नहीं 1,05,000 के आसपास मिलेंगे। जो चीज़ आज आपको 100 रुपये की मिल रही है या 1 लाख रुपये की मिल रही है, अगले साल वो चीज़ ड्यू टू 7 to 8% इन्फ्लेशन रेट वो अगले साल 1,08,000 की हो जाएगी। और आपने जो फिक्स डिपॉजिट्स किए थे वो 1,05,000 तक पहुँचे हैं। आपको लग तो रहा है कि आपका पैसा बढ़ गया है, 1 लाख से 1,05,000 पहुँच गया है, मगर एक्चुअल में ड्यू टू इन्फ्लेशन वो कम से कम आपका अमाउंट बैंक वाला 1 लाख का 1,08,000 होना चाहिए। तो आपका पैसा तो बढ़ रहा है मगर उसकी परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो रही है। तो सर अभी तक तो मुझे काफ़ी नॉलेज हो गई है इन्वेस्टमेंट के बारे में। मैं भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा इंटरेस्ट शो कर रही हूँ इन्वेस्टमेंट करने में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस दिख रहे हैं इसमें। तो आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करोगे कि मुझे कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या रहेगा एजेंडा, और मेरा गोल कैसे प्लान होगा। आप थोड़ा मुझे ब्रीफ कर दो उसके बारे में। आप ही की तरह बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। तो मेरा उनसे जवाब ये होता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें से पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए इन्वेस्टमेंट क्यों करें। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको पूरा एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे कि जब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं तो हेलमेट पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, उसके बाद हम क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि एक इंजरी और ज़िंदगी भर हम क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे अगर हमें लंबी इनिंग्स खेलनी है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी हमको एक पूरा इकोसिस्टम बनाना चाहिए। उस इकोसिस्टम में सबसे पहली चीज़ आती है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपने कितना भी पैसा जोड़ लिया, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आप हॉस्पिटलाइज होंगे तो सारा पैसा आपका चला जाता है टुवर्ड हॉस्पिटल बिल्स। तो सबसे पहली चीज़ होती है हेल्थ इंश्योरेंस। सेकेंड चीज़ होती है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस वो चीज़ होती है कि आपके ना रहने पे घर वालों की लाइफस्टाइल मेंटेन रहे, उनके जो सारे खर्चे हों वो मीट आउट होते रहें। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ड्यू टू आपकी अगर आप मान लीजिए आपकी जॉब नहीं रहती है, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो कम से कम साल 2 साल के खर्चे आपके पास बैंक की फिक्स डिपॉजिट्स में होने चाहिए। ये तीनों चीज़ें अगर आपकी पहले हो जाएंगी, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड, ये तीनों चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं। उसके बाद आप बात करेंगे कि अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। वो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में हो सकते हैं, वो पीपीएफ में हो सकते हैं, या किसी भी दूसरे एसेट क्लास में हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो है एक इकोसिस्टम बनाइए। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ये एक सेकंड क्वेश्चन है।
वेल दैट्स क्वाइट इन्फॉर्मेटिव एंड थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कि मेरे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज हो गया होगा कि सर ने जो जो बातें कही आज इन्वेस्टमेंट के बारे में, एंड दे वुड बी डेफिनेटली प्लानिंग टू इन्वेस्ट समवेयर और द अदर। ऑल्सो आप मुझे बताएंगे कि वाई म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड वाई इट इज़ नेसेसरी एंड व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली। तो थोड़ा बहुत आप मुझे इस पर भी ब्रीफ कर दो। जनरली लोगों का ये मानना होता है कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं टुवर्ड्स इक्विटी मार्केट। ये एक परसेप्शन है उनका। जनरली ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड्स, हम लोग कहते हैं कि वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। मेरा ये कहना होता है कि वी इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स, नॉट इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके थ्रू हम लोग प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी प्लेसेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करें, इसका एक इलस्ट्रेशन मैं देखता हूँ आपको। अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये बुक लिखी है, ये बुक अमेजोन में भी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने ये लिखा है कि अगर आज से कुछ 42 ईयर्स पहले आपने कुछ 1 लाख रुपए लगाए होते गोल्ड में, तो गोल्ड में आपका 1 लाख रुपए का आज करीबन 60 लाख रुपए के आसपास हो गया होता। यही 1 लाख रुपए अगर आपने सेंसेक्स में लगाए होते तो ये कुछ 6 करोड़ से ज़्यादा है। 60 लाख वर्सेस 6 करोड़ इन 42 ईयर्स, ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। तो लोगों का ये मानना होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होता है। मेरा ये कहना है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो ये ज़्यादा रिस्की है। ओके, दैट्स अमेजिंग। यानी हायर द रिस्क और हायर द रिटर्न, राइट? ओके सर, दैट्स अमेजिंग। आप मेरे को एक पॉइंट और क्लियर कर दो। जैसे मैं अगर इन्वेस्टमेंट का, मैंने आपको बता ही दिया कि मुझे प्लान करना है, तो मेरी तरह बहुत सारे ऐसे भी मिडिल क्लास के लोग हैं जो हमारे वर्किंग एम्प्लॉयर्स हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि वो लोग भी अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो आप मुझे बताओ कि अगर मिनिमम जो अमाउंट है वो मैं कहाँ से स्टार्ट कर सकती हूँ और क्या ड्यूरेशन रहेगा जिससे मैं अपना मतलब म्यूचुअल प्लान कर सकती हूँ। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। पहली बात तो ये यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम सेट नहीं है कि आपको इतने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। आपको लगता है आपको 1 दिन का पैसा डालना है म्यूचुअल फंड में, आप 1 दिन का पैसा डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पैसा आपको 30 ईयर्स के लिए डालना है, 40 ईयर्स के लिए डालना है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो टाइम बाउंडेशन यहाँ पे नहीं हो सकता। आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप कभी पैसा डाल के कभी भी निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि कितना अमाउंट डालना है। तो ये अमाउंट 500 रुपये पर मंथ से लेके हायर साइड पे, इस पर भी कोई कैपिंग नहीं है। जितनी आपकी कैपेसिटी आप उतना डाल सकते हैं। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, अगर आपको ह्यूज वेल्थ क्रिएट करनी है तो भले ही आपका अमाउंट कम हो मगर टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कम से कम 5, 10, 15, 20 साल होना चाहिए, तो आपको कंपाउंडिंग का असली बेनिफिट आपको तब दिखाई पड़ेगा यहाँ पर। लवली। तो मुझे स्टार्ट करना है 5,000 से। अगर मैं 5,000 से स्टार्ट करती हूँ 20 ईयर्स के लिए, तो आप मुझे थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि क्या अमाउंट रहेगा जो मुझे रिटर्न मिलेगा? देखिए, हिस्टोरिकली तो जो रिटर्न्स आए हैं डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में वो क्लोज टू 12 to 15% रहे हैं लॉन्ग टर्म में। अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि आप 5,000 रुपये पर मंथ डालना चाहती हैं फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, तो एट द रेट ऑफ 12% वो कुछ क्लोज टू 45 लाख रुपीज़ आपका हो जाना चाहिए। अगर वो इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है एट द रेट ऑफ 15%, तो क्लोज टू 65 लाख रुपीज़ आपके पास हो जाने चाहिए आफ्टर 20 ईयर्स। ओके, अमेजिंग। वेल सो व्यूअर्स, आई थिंक सो आपको सारी नॉलेज मिल चुकी होगी अभी तक इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। एंड हमारे हरिओम त्रिपाठी जी से तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्लियरली पता चल गई होगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप आइए, हरिओम त्रिपाठी जी को कॉन्टैक्ट करिए। इनका नंबर एंड इनका एड्रेस सब कुछ हम लोग अवेलेबल कर देंगे आपको कैप्शन में, वहाँ जाके आप रीड कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आई वुड लव टू से कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड एवरीथिंग। एंड येस, आई एम पर्टिकुलरली गोइंग टू इन्वेस्ट विद हिम। हरिओम जी की मदद से मैं अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही हूँ। एंड डेफिनेटली आपको भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी इन्वेस्टमेंट में प्लान करें। थैंक यू सो मच। हरिओम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को? थैंक यू सो मच मैम। और मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि आपको पहले एक इकोसिस्टम पूरा बनाइएगा, पूरा इकोसिस्टम बन जाए, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड या किसी भी दूसरे एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।